हेलो डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट टाइम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा। सैम्पलिंग के सिलेक्शन के बारे में और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और इसके साथ साथ हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मुख्यतः 4 टाइप और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी 4 टाइप होते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग मुख्यतः ये 4 तरह की सैम्पलिंग। और कुछ एक बुक्स में आपको मिलेगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ये भी इसी के अंडर आता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी इसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है असंभाविता न्यायादर्श प्रतिचयन विधि। ये भी 4 तरह की होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसको ईज ऑफ एक्सेस भी हम बोल सकते हैं, या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं हिंदी में, आकस्मिक संयोगजन्य निदर्शन। और दूसरा पर्पजिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग इसे कहा जाता है, और हिंदी में उद्देश्यपूर्ण या प्रयोजनात्मक निदर्शन हम इसे कहते हैं। और थर्ड अभ्यंश प्रतिचयन हिंदी में, और इंग्लिश में कोटा सैम्पलिंग। फोर्थ स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसको फ्रेंड ऑफ फ्रेंड सैम्पलिंग, काइंड ऑफ सैम्पलिंग भी हम कह सकते हैं, हिंदी में हिम कंदुक प्रतिचयन। नेक्स्ट, सो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैं कह चुका हूँ कि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी इसे कहते हैं। एक्सीडेंट, इस जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक्सीडेंटल मतलब बाय चांस। तो इस तरह की सैम्पल टेक्निक में हम लोग उन सैंपल को सिलेक्ट करते हैं जो हमें बाय चांस मिलते हैं। जैसे हम कहीं खड़े हैं, पब्लिक प्लेस में हम खड़े हैं, और हम कहीं रेलवे स्टेशन के पास है, और जो हमें डाटा एकत्रित करना है वहाँ पे हम लोग वो लोग मिल जाते हैं जिनसे हम डाटा एकत्रित करना है, और वो हमें सही से जानकारी दे देते हैं। तो हमें गांव में अगर हम गांव जा रहे हैं तो हम वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें गांव के स्टार्टिंग में ही अगर मान लो हमें वो लोग मिल जाते हैं जिनसे हमें डाटा लेना है, तो हमारा काम पूरा हो जाता है। तो इसी इसी तरह की सैम्पलिंग टेक्निक को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। इस सैम्पलिंग में हम डाटा को अवेलेबल और कन्वीनियंट ग्रुप से ड्रॉ करते हैं। जो हमें आसानी से ग्रुप मिल जाए उससे हम सैंपल को ड्रॉ करते हैं। और इसमें जो सैंपल हम ड्रॉ करते हैं दैट रिफ्लेक्ट द प्रॉब्लम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कहने का मतलब है वो सैंपल हमें सही तरह से प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करते हैं, या वो सैंपल जो हम सेलेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सही तरह से हमारे सामने रिफ्लेक्ट करते हैं। और इसमें जो हमारा सैंपल रहता है ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ सैंपल या सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितने मतलब हमारे जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है वो कितना हमें प्राप्त हुआ है, और कितना इजीली एक्सेसिबल हुआ है, या इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट है सिंपल, जो हम इसी तरह से हम फिर सिंपल जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पर्पजिव सैम्पलिंग, सेकेंड टाइप ऑफ नॉन प्रोडक्टिव सैम्पलिंग, और से नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इट इज़ पर्पजिव सैम्पलिंग, और वन कैन से जजमेंटल सैम्पलिंग। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, पर्पज से बना है ये शब्द। पर्पजिव सैम्पलिंग मतलब जो ऐसी सैम्पलिंग जिसमें हम सैंपल सिलेक्शन पर्पज़ के आधार पे, अपने स्टडी के पर्पज़ के आधार पे तय करते हैं। इसमें हम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या विषय के बारे में, जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है, या सैंपल के बारे में हमें पहले से ही हमें नॉलेज होती है कि कौन से लोग हैं, कौन सा ग्रुप है जो हमारे स्टडी के
पर्पज के हिसाब से सही है, और उन्हीं सब्जेक्ट में से हम फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल को हम इसमें पर्पस के आधार पे सिलेक्ट करते हैं, और हम सैंपल हमें पर्टिकुलर इशू रिलेटेड टू स्टडी एरिया के बारे में बताता है। और इसमें कितने सैंपल हम लेते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च का टॉपिक क्या है और कितने इजीली हमें वो अवेलेबल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है हमारा जो सैंपल है वो कितनी इजीली मिल रहा है, या सर्च का टॉपिक सर्च जो है कितने सर्च टॉपिक के हिसाब से हम लोग सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, और इस तरह से सैंपल को जनरेट किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पर्पसिव सैम्पलिंग में हम लोग इनमें से यहाँ पे आबादी है, इनमें से हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, जैसे इनको लिया, इनको भी लिया, हमें लगा ये भी हमें सही जानकारी दे सकता है, ये भी सही दे सकता है, और ये भी, इनको हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हमें लगा कि बाकी लोग हमें सही जानकारी नहीं दे सकते। स्टडी का जो पर्पज़ है वो इन्हीं से सॉल्व हो सकता है, इसलिए हमने इन लोगों को सैंपल में सेलेक्ट किया। तो इसको कहते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग वाला, कोटा मतलब फिक्स सैंपल जब हम तय करते हैं कि किस कैटेगरी से कितने सैंपल लेने हैं, उस तरह की सैम्पलिंग को हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। तो इसमें हम लोग कोटा लगाते हैं सब ग्रुप का सैंपल के सिलेक्शन करने के लिए। हमारे पास एक तो हम पहले कैटेगरी तय करते हैं, जैसे मान लो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर हमने कुछ कोटा सैम्पलिंग यूज़ करना है, तो हम लोग या तो बिल्डिंग वाइज, ब्लॉक वाइज या स्ट्रीम वाइज, जैसे सब्जेक्ट वाइज, सोशल साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हमने मान लो 10 लिए, 10 हमने लाइफ साइंस फैकल्टी से लिए, 10 हमने फिजिकल साइंस फैकल्टी से लिए, 10 हमने केमिकल साइंस या दूसरी कोई मतलब स्ट्रीम से लिए, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी से लिए। तो इस तरह से हम कैटेगरी तय करते हैं और कोटा फिक्स करते हैं कि कितने सैंपल कहाँ से लेने हैं। ये या हम एज वाइज या जेंडर वाइज भी ये कोटा फिक्स कर सकते हैं, और सैंपल को इस तरह से हर कैटेगरी से के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग, फ्रेंड सैम्पलिंग भी इसको बोलते हैं, हिम कंदुक प्रतिचय हिंदी में, हिम का मतलब बर्फ। ये सैम्पलिंग, इसका नाम स्नोबॉल सैम्पलिंग इसलिए पड़ा, जैसे स्नो के अगर छोटे छोटे पीस जब इकट्ठे हम मिलाते हैं तो बहुत बड़ा पीस बन जाते हैं। फिर जैसे बहुत सारा स्नो है, स्नो के पीसीस हैं, छोटे छोटे गोले हैं, जब हम उनको मतलब इस तरह से इकट्ठे करते हैं, आगे स्नो को धक्का देते हैं, स्नो के साथ मिलकर फिर बहुत बड़ा सा एक बॉल सा बन जाता है, छोटे छोटे बॉल मिलकर बड़ा सा बॉल का रूप ले लेते हैं, इसको स्नोबॉल कहते हैं। तो इसमें भी इस तरह की सैम्पलिंग हम लोग इसमें सैम्पलिंग में पहले एक व्यक्ति को, टिपिकल केस को ढूंढना मुश्किल होता है, पहले हम एक टिपिकल केस को कांटेक्ट करते हैं और वो फिर हमें बहुत सारे केसेस के बारे में जानकारी देता है। जैसे हमने पहले एक लोग को लिया, उसने हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में बताया, और फिर दूसरे ने तीसरे और चौथे 3-4 लोगों के बारे में हमें जानकारी दी। इस तरह से हम लोग फिर मतलब हम लोगों को सैंपल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब हमें पहले से ही सैंपल के बारे में जानकारी इसमें नहीं रहती है। जैसे खासकर जब हम HIV एड्स पॉजिटिव केस की से सैम्पलिंग करते हैं, तो हमें पहले एक व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा टिपिकल केस को हम पहले एक सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति, क्योंकि HIV पॉजिटिव व्यक्ति जो है उसके नॉलेज में दूसरे HIV पॉजिटिव लोग भी होंगे, वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी साथ में काउंसलिंग होती होगी, या उनके नॉलेज में कहीं ना कहीं बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो वो हमें अन्य केस के बारे में बताएगा। और जो बाकी
अगले केस होंगे वो फिर और केस के बारे में हम जानकारी देते हैं। इस तरह से हम लोग फिर सैम्पलिंग इसमें करते हैं। यहाँ पे लास्ट में दोबारा से एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पे डायग्राम से आप समझ सकते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में देखो यहाँ पे रिसर्चर है और ये अपने आसपास के नज़दीक के लोगों से ही यहाँ पे सैम्पलिंग इकट्ठा कर रहे हैं। इसको कन्वीनियंस सहूलियत अपनी सहूलियत के हिसाब से ये बिल्कुल पास के लोगों से जानकारी ले रहा है। ये दूर नहीं जाना चाहता, यहाँ नहीं जाना चाह रहा है, यहाँ पे नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि इसको जो डाटा कलेक्ट करना था वो इन्हीं लोगों से प्राप्त हो गया पास में ही। और इनका इसमें कोई चांस नहीं है सिलेक्ट होने का सैम्पल सिलेक्शन में, क्योंकि हो सकता है रिसोर्सेज की वजह से या टाइम के अभाव में ये लोग बाकी लोग से मतलब डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये पास के लोगों से ही जानकारी कलेक्ट करता है। इस विधि को हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इस टेक्निक को। और नेक्स्ट है पर्पजिव सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर जो है, रिसर्चर उन लोगों को अप्रोच करता है जहाँ से उसे लगता है कि उसे सही एक्यूरेट मतलब सही है, यानी कि एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। जैसे उन लोगों से ये कांटेक्ट करता है, उनसे जानकारी लेता है। कोटा सैम्पलिंग में जैसे कोटा जेंडर के बेस पे भी हम लगा सकते हैं कि 10 मान लो मेल लेने हैं, 10 फीमेल लेने हैं, या 50% मेल लेने हैं, 50% फीमेल लेने हैं। जो लास्ट वाला टाइप है स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें रिसर्चर पहले 1-2 टिपिकल केस को आइडेंटिफाई करता है मुश्किल से, वो फिर अन्य 3-4 लोगों को, और वो आगे फिर आगे आगे जाके और लोगों के बारे में बताते हैं, और उन लोगों से फिर हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम सैंपल सिलेक्शन करते हैं, उन लोगों से हम फिर जानकारी कलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ टाइप थे सैम्पलिंग के। थैंक यू।